रात गहरी और शांत थी। दुनिया नींद में थी। फिर भी देवांश कुलकर्णी जनकपुर वार्ड में अपने नए घर की छत पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी हथेलियों में एक जेड रत्न था। ठंडी हवा उनके गालों को छू रही थी, लेकिन वे अविचलित रहे। उनकी निगाहें पूरी तरह पत्थर पर टिकी रही। उनकी उंगलियां जेड रत्न पर धीरे धीरे फिसल रही थी। फिर भी उनसे एक हल्की चीख चीख निकल रही थी, मानो पंजों से कांच पर खरोंच लग रही हो। चांद की रोशनी में कोई देख सकता था कि देवांश की उंगलियां जैसे ही जेड रत्न पर उकेरी गई, एक पारभासी चमक के साथ हल्की सी चमक रही थी। ऊर्जा की एक बमुश्किल बोधगम्य सांस उनकी उंगलियों की गति के साथ साथ रत्न में प्रवाहित हो रही थी। अब वे ताबीज बनाने के लिए सिंबर और ब्रश का उपयोग नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने जेड रत्न में सीधे सच्चे प्राण, अपनी जीवन शक्ति को स्याही की तरह भर दिया और पत्थर पर रून अंकित कर दिए। साधारण पीले तावीज कागज के विपरीत जेड आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता था। इसमें प्राण को स्थायी रूप से उकेरा जा सकता था, जबकि पीले कागज में मान को धारण करने के लिए सिनेबार की आवश्यकता होती थी, जो सक्रिय होने पर जलकर राख हो जाता था। स्वाभाविक रूप से जेड पर रून अंकित करना कागज पर तावीज बनाने से कहीं अधिक कठिन था, खासकर इसलिए क्योंकि आत्मा संग्रह संरचना तावीज पौराणिक थे। उनके गुरु राघव अय्यर ने कभी उन्हें देखा ही नहीं था। जेड पर उकेरने की तो बात ही छोड़ दे। देवांश केवल ऋषि गौरांग से प्राप्त प्राचीन शिक्षाओं के माध्यम से ही उनके बारे में जानते थे। ताइन आत्मा संग्रह संरचना तावीज देवांश द्वारा अध्ययन किए गए तावीजों में सबसे सरल था। ताइन चंद्रमा को संदर्भित करता था, जो सूर्य के सार को अवशोषित करता था और उसे कोमल चंद्र प्रकाश में परिवर्तित कर देता था। सूर्य, जिसे स्वर्ण गरुड़ भी कहा जाता है, तीव्र यांग ऊर्जा उत्सर्जित करता था, जो साधकों के लिए इतनी शक्तिशाली थी कि वे उसे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते थे, अन्यथा उनकी मध्याह्न रेखाएं झुलस जाती थी और उनका जीवन समाप्त हो जाता था। लेकिन एक बार चंद्रमा से छनकर यह ताइन प्रकाश बन गया, यिन और यांग का एक संतुलित बल, जो आध्यात्मिक परिष्कार के लिए आदर्श है। फिर भी ताइन प्रकाश दुर्लभ था। अमावस्या की रातों में यह लगभग अनुपस्थित रहता था और ध्यान में भी केवल थोड़ी सी मात्रा ही अवशोषित कर पाता था। लेकिन ताइन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के साथ इस चंद्र ऊर्जा को संचित किया जा सकता था, जिससे साधक अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अवशोषित कर सकता था। उसकी उंगलियां जेड पर नाच रही थी। उसका आध्यात्मिक ध्यान अविचल था। उसने अपने सच्चे प्राण को स्ट्रोक दर स्ट्रोक निर्देशित किया, प्राचीन रूनों को पत्थर में समाहित किया। धीरे धीरे एक जटिल प्रतीक, जो नंगी आंखों से अदृश्य था लेकिन आध्यात्मिक बोध से दिखाई देता था, आकार लेने लगा। लेकिन रून के पूरी तरह से बनने से ठीक पहले उसका सच्चा प्राण कांप उठा। मन से लदा रून अराजक ऊर्जा में ढह गया, बेतहाशा बिखर गया। क्रैक क्रैक क्रैक, जेड पर मकड़ी के जाले की तरह दरारों का जाल फैल गया। फिर एक हल्की पॉप की आवाज आई। चिन्ह बिखर गया। जैसा कि उम्मीद थी, ये आसान नहीं था। देवांश ने माथे से पसीना पोंछते हुए एक कड़वी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। वो निराश नहीं था, उसने इसका अनुमान लगाया था। सच तो यह है कि वो इतने लंबे समय तक इसलिए टिक पाया क्योंकि उसके बढ़ते जीवन के अनुभव ने उसके चरित्र को संयमित कर दिया था, वरना जेड और भी पहले टूट जाता। उसने एक और टोकन निकाला, गहरी सांस ली और फिर से नक्काशी शुरू कर दी। लेकिन फिर से वो असफल रहा। एक टोकन, 2, 3, 4, 5वें टोकन तक उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। 10,000 रुपए यूं ही चले गए। क्या बर्बादी है। उसने आप भरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात उसने काम जारी नहीं रखा। पीले कागज से अगर उसकी ऊर्जा पूरी हो तो वो एक दिन में 100 ताबीज बना सकता था।
लेकिन जेड से 5 कोशिशें ही उसकी सीमा थी। इसके बाद के दिनों में देवांश ने एक नया रात्रि अनुष्ठान शुरू किया, तायिन आत्मा संग्रह संरचना को जेड चेनों में उकेरना। कोई भी सफल नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि हर रात 16 वर्षीय देवांश 10,000 रुपए खर्च कर रहा था। शुक्र है शंकर कुलकर्णी ने समझदारी से अपने बेटे की गतिविधियों के बारे में न पूछने का फैसला किया। अगर उन्हें पता होता कि देवांश रोजाना 10,000 रुपए गंवा रहा है तो उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता था। बेशक हर रात अपने पैसे को धूल में बदलते देखना देवांश को बहुत दुख देता था। उसे समझ आने लगा कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिक साधक अक्सर राजाओं और कुलीनों के सम्मानित अतिथि क्यों बनते थे। सिद्धवंश जैसी कुछ परंपराएं कभी इतनी प्रभावशाली थी कि वे शाही शक्ति को टक्कर देती थी। खेती एक विलासितापूर्ण व्यवसाय था जिसके लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती थी। पुराने जाति व्यवस्था में व्यापारियों को नीच माना जाता था और वाणिज्य अविकसित था। इसलिए आध्यात्मिक साधक व्यापार के माध्यम से धन नहीं कमा सकते थे। फिर भी उनके रास्ते में संसाधनों का भारी इस्तेमाल जरूरी था, जिससे वे संरक्षकों पर निर्भर हो गए, जिन्हें बदले में आशीर्वाद और सेवाएं मिलती थी। जबकि देवांश निराशा से जूझ रहा था, चंदन जोशी खुश था। यशवी लेबल वर्क्स फल फूल रहा था। सिर्फ 15 दिनों में लगभग 60,000 रुपए का मुनाफा कमा रहा था। चंदन के लिए यह अब तक की सबसे तेज कमाई थी, और यह तो बस शुरुआत थी। बेशक अगर उसे पता होता कि देवांश को रोजाना 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है तो शायद उसे यह गति इतनी तेज नहीं लगती। 29 दिसंबर की रात देवांश एक बार फिर अपनी छत पर पालथी मारकर बैठा जेड पत्थर की नक्काशी कर रहा था। अब तक उसने 140 टोकन नष्ट कर दिए थे। 2.8 लाख रुपए खर्च हो गए थे। फिर भी जब उसने अगला टोकन पकड़ा तो उसका मन शांत था। निराश नहीं, बल्कि शांत और दृढ़। वो ऐसे व्यक्ति थे जो असफलताओं से और मजबूत होते गए। 140 हारों ने उसे नहीं तोड़ा था, उन्होंने उसकी इच्छा शक्ति को गढ़ा था। सच्चा प्राण एक बार फिर उसकी उंगलियों से बह निकला। 1 बार, 2, 3, 4। ये रात का 5वां संकेत था। लेकिन देवांश के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, केवल एक गहरे कुएं जैसी शांति थी। रून धीरे धीरे बनते गए, हर वार सटीक, हर रेखा शांत शक्ति से ओतप्रोत। सच्चा प्राण बिना किसी कंपन के स्थिर रूप से बहता रहा, और अंततः ताबीज पूरा हो गया। जेड के भीतर बंद, आंखों के लिए अदृश्य, लेकिन देवांश की आंतरिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। ताबीज से रहस्यमय ऊर्जा का एक हल्का सा अंश निकला, जिससे एक अदृश्य जाल बन गया जो आसपास के आध्यात्मिक सार को अपनी ओर खींचने लगा। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती गई, अशुद्ध ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा भी उसके साथ जुड़ती गई। स्पष्ट रूप से यह संरचना निम्न स्तर की थी। इसकी अशुद्धियों को छानने की क्षमता सीमित थी। फिर भी अपने चारों ओर घूमती हुई सघन आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए देवांश कुलकर्णी संतुष्ट से भी अधिक थे। अगर वे ऐसे समय में साधना करते रहे जब परिवेश की अशुद्धियां न्यूनतम थी, तो जेड में जड़े हुए ताइन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन ताबीज की मदद से जिले के कस्बे में भी साधना करने से शिवगिरी पहाड़ियों की तुलना में दोगुने प्रभावी परिणाम मिलते थे। और दक्षता का ये दोगुना होना कोई छोटी बात नहीं थी। इसका मतलब था कि अब 1 साल की साधना पहाड़ियों में 2 साल के प्रयास के बराबर थी। देवांश ने अपनी साधना शुरू करने के लिए निर्धारित समय का इंतजार किया। जैसे ही वो ध्यान में लगा, आध्यात्मिक ऊर्जा की शीतल धाराएं उसकी नाड़ियों से होकर उसके नाभि केंद्र की ओर प्रवाहित हुई, जिससे नाड़ियां पोषित और विस्तृत हुई। साथ ही जिन अंगों से होकर वे गुजरी, उन्हें भी मजबूत और संतुलित किया। जब तक उसका सत्र समाप्त हुआ, न केवल पिछली रात की ताबीज नक्काशी की थकान गायब हो गई थी, बल्कि उसका शरीर पुनर्जीवित महसूस कर रहा था।
और उसका मन असामान्य रूप से स्पष्ट और तीक्ष्ण था। ये आत्मा संग्रह संरचना वास्तव में अद्भुत है। अगर मैं इसी तरह साधना करता रहा तो मैं केवल 1.5 साल में प्राण साधना की चौथी परत तक पहुंच सकता हूं। देवांश ने परिणामों से प्रसन्न होकर सोचा, लेकिन जब उसकी नजर अपने हाथ में रखे जेड टोकन पर पड़ी तो उसके मन में एक पीड़ा उभर आई। उसने न केवल इस ताबीज को बनाने में लगभग 2.8 लाख रुपए खर्च किए थे, बल्कि अब उसे जेड पर हल्की बाल जैसी दरारें दिखाई दे रही थी, जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। स्पष्ट रूप से कागज के ताबीजों के विपरीत जेड ताबीजों का पुनः उपयोग किया जा सकता था, लेकिन उनकी भी आयु सीमित थी। लगता है मुझे और पैसे कमाने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। देवांश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जेड टोकन को धीरे से सहलाते हुए धीरे से कहा। अगले दिन शाम की पढ़ाई शुरू होने से ठीक पहले कक्षा के मॉनिटर लिन यारन, जिन्हें दुष्यंत वर्मा ने एक बार औसत दिखने वाला लेकिन लंबी टांगों वाला बताया था, देवांश के लिए एक पत्र लाए। 2 महीने पहले राज्य की राजधानी की अपनी यात्रा के बाद से देवांश को प्रोफेसर तरुण अयंगर के मासिक पत्र मिल रहे थे। इसलिए पहले तो उन्होंने सोचा कि ये भी कोई और पत्र होगा, लेकिन जांच करने पर उन्हें पता चला कि ये लता अय्यर का पत्र था। तभी उन्हें याद आया कि उनके साथ किया गया 3 महीने का समझौता खत्म होने वाला था। निश्चित रूप से यह पत्र उसी विषय पर एक सौम्य पूछताछ थी। लता का फिर से इलाज करने के विचार ने देवांश में उत्सुकता, घबराहट और बेचैनी का मिश्रण पैदा कर दिया। राजधानी से लौटने के बाद उसे 1-2 हफ्ते तक कई ज्वलंत सपने आए। ऐसे सपने जिनमें लता प्रकट होती, उसके बगल में लेटी हुई। कुछ मौकों पर वो मीरा यादव में बदल जाती और एक बार तो जहांवी लाल में भी। अजीब बात यह है कि यशिका डे उन सपनों में बहुत कम दिखाई देती थी। कुछ सुबहें तो ऐसी भी आई जब देवांश उठा तो उसने अपने कपड़ों को शर्मनाक ढंग से गीले पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सपने धुंधले होते गए और लता का दिखना बंद हो गया। कम से कम उस तरह से तो नहीं। इसलिए जब उसे उसका पत्र मिला तो उसकी भावनाएं जटिल हो गई, लेकिन उसकी हालत को लगातार इलाज की जरूरत थी। कुछ आंतरिक विचार विमर्श के बाद उसने तय किया कि वो अगले दिन दोपहर के भोजन के समय उसे फोन करेगा और उसे बताएगा कि वो उस सप्ताहांत राज्य की राजधानी आएगा। उसने उसे मालगुडी ले जाने के बजाय खुद जाने का फैसला किया। कुछ तो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो खुद को थका ले, और कुछ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि अब प्रोफेसर तरुण से व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय आ गया है। प्रोफेसर के कुछ हालिया सवालों के जवाब चिट्ठियों से साफ तौर पर नहीं मिल पा रहे थे। उन पर आमने सामने बातचीत जरूरी थी। चूंकि देवांश लता और तरुण दोनों को अपना दोस्त मानता था, इसलिए उनके साथ ईमानदारी और देखभाल से पेश आना ही सही था। जब वो ट्रिप के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके डेस्कमेट ने उसे कुहनी मारी और दुष्यंत फुसफुसाया, बॉस जल्दी से बाहर देखो, एक खूबसूरत लड़की घात लगाए बैठी है। यार दुष्यंत, क्या तुम एक बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते? हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते हो। देवांश बुदबुदाया, लेकिन फिर भी खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, काम और आराम में संतुलन बना रहा हूं। दुष्यंत मुस्कुराया। फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने कहा, बॉस जरा उन काले चमड़े की पैंटों को देखो, वे उसके फिगर को कैसे कस रही है, और मुझे लगता है कि वो किसी के लिए यहां आई है। देखो मेरा पैर, अपनी किताबों पर ध्यान दो, देवांश ने झटके से कहा। लेकिन जब उसने देखा कि वो कौन है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने एक पाठ्य पुस्तक उठाई, दुष्यंत के सिर पर हल्के से तमाचा मारा और कक्षा से बाहर भाग गया। बिल्कुल नहीं। क्या बॉस सच में उसके पीछे पड़े हैं? वो तो छात्रा भी नहीं है। दुष्यंत ने अपना सिर रगड़ते हुए बुदबुदाया। उसके देखते ही वो महिला तेजी से देवांश की ओर बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है,
ये तो झूठ है। दुष्यंत दंग रह गया। क्या हुआ आयुषी, तुम यहां स्कूल में क्यों हो? तुम पीली लग रही हो। देवांश ने उसे शांत करने के लिए उसका हाथ थपथपाते हुए धीरे से कहा। वो तो पहले से ही उसका हाथ थामे हुए है। दुष्यंत ने मुंह खोला। देवांश के प्रति उसकी प्रशंसा सावन में गंगा की तरह उमड़ रही थी। भैया देवांश, क्या आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? आयुषी ने आखिरकार खुद को संभाला और आशा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। थोड़ा सा। क्या हो रहा है? देवांश ने झिझकते हुए पूछा। तो फिर आपको मेरे चाचा को बचाना होगा। उनकी हालत बहुत खराब है। आयुषी की आंखें हताशा से चमक उठीं और विनती करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयुषी, मैं तो बस एक स्कूली छात्र हूं। अगर तुम्हारे चाचा की हालत गंभीर है तो अस्पताल के डॉक्टरों को उसका इलाज करना चाहिए। मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देवांश ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। ऐसा नहीं था कि उसमें करुणा की कमी थी, लेकिन वो 16 साल का था। उसके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं था। जिंदगी मौत की स्थिति में एक किशोर को कौन दखल देने देगा? वो आयुषी के चाचा को जानता भी नहीं था, चाहे वो अच्छे इंसान हो या नहीं। आयुषी से उसका रिश्ता बस परिस्थिति जन्य था और उसके हुनर, हालांकि उल्लेखनीय थे, सर्वशक्तिमान नहीं थे। अगर वो असफल हो गया तो क्या वो उसके परिणाम भुगत पाएगा? देवांश, मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ मांग रही हूं, आयुषी मेहरा ने भावुक स्वर में कहा, लेकिन मेरे चाचा ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना है। इस बार बाल तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उन्हें चोट लग गई। मैं जानती हूं कि तुम नेकदिल और नेकदिल हो, और मेरा मानना है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। कृपया मदद करो। तुम कह रहे हो कि बाल तस्करी के एक गिरोह से लड़ते हुए तुम्हारे चाचा का कार एक्सीडेंट हो गया था और अब उनकी हालत गंभीर है। देवांश कुलकर्णी ने अचानक गंभीर भाव से पूछा। पहाड़ों से आए एक ईमानदार युवक होने के नाते देवांश में न्याय की गहरी भावना थी। यह सुनकर कि आयुषी के चाचा बच्चों की रक्षा करते हुए घायल हो गए थे, उनके लिए उदासीन रहना असंभव था। अगर उन्हें बाद में पता चले कि उनके साथ खड़े रहने के दौरान ऐसा ही एक आदमी मर गया तो उनका ज़मीर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, मेरे चाचा आपराधिक जांच के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक है। उन्हें खबर मिली कि शिवगिरी हिल्स के पास एक अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह सक्रिय है, इसलिए उन्होंने रात भर छापेमारी की। गिरफ्तारियों के दौरान किसी ने उन्हें ढलान से नीचे धकेल दिया। वे बुरी तरह घायल हो गए। जब मैं चांगशी जिला अस्पताल पहुंची तो उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल में स्थानांतरित करना होगा। मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैं जानती हूं कि तुम असाधारण हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं, आयुषी ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर कि यह घटना शिवगिरी हिल्स के पास हुई थी, देवांश और भी ज्यादा मजबूर हो गया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं मदद कर पाऊंगा। और अगर तुम्हारी चाची या कोई और नहीं चाहता कि मैं इसमें शामिल हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। शुक्रिया देवांश, बहुत बहुत शुक्रिया, आयुषी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। ठीक है, मैं अपना बैग उठाकर अपने सहपाठियों को बता दूंगा, फिर हम तुरंत निकलेंगे। देवांश ने जल्दी से कक्षा में वापस जाते हुए कहा। अपना बैग उठाते हुए वो दुष्यंत वर्मा की ओर मुड़ा। यश, अगर क्लास टीचर मुझे ढूंढने आए तो कह देना कि मुझे कोई इमरजेंसी थी और तुम मेरी तरफ से छुट्टी ले रहे हो। बॉस, तुम कमाल के हो। दुष्यंत ने उसे अंगूठा दिखाया। अद्भुत, मेरे पैर। देवांश ने उसे घूरा, अपना बैग उठाया और बाहर भागा। बाहर आकर उसने बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस आयुषी की तरफ सिर हिलाया और स्कूल के गेट की ओर दौड़ पड़ा। शैक्षणिक ब्लॉक के पास फव्वारे के पास देवांश ने एक मोटरसाइकिल देखी। आयुषी उस पर झपटी और उसे एक हेलमेट दिया। देवांश, ये पहन लो, तुम इसे पहन लो।
मैं ठीक रहूंगा, उसने कहा, ये देखते हुए कि वहां सिर्फ एक ही हेलमेट था। ठंड तो है, पर मुझे साइकिल चलाने की आदत है, तुम इसे पहन लो, उसने जिद की। मुझे ठंड से डर नहीं लगता, तुम वैसे भी मेरे लिए हवा रोक रही हो। परेशान मत हो और इसे पहन लो, देवांश ने दृढ़ लेकिन परवाह भरी आवाज में कहा। शुक्रिया देवांश, फिर बाद में कसकर पकड़ लेना। तुम अपना चेहरा मेरी पीठ पर टिका देना, कोई बात नहीं, आयुषी ने उसकी चिंता से प्रभावित होकर कहा। उसने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और गेट की ओर तेजी से चल पड़ी। देवांश ने पहले आयुषी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसके पीछे बैठे हुए उसने उसके शरीर पर ध्यान दिया। उसकी चमड़े की जैकेट और पैंट में उसके आकर्षक उभार थे, खासकर उसकी कमर और कूल्हों के आसपास। हालांकि उसे थोड़ी सी हलचल महसूस हुई, लेकिन उसका स्वभाव शुद्ध था। उसने बस अपने हाथ धीरे से उसकी कमर पर रख दिए। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो मुझे कसकर पकड़ लेना। कोई बात नहीं, आयुषी ने धीरे से कहा। मुझे पता है, देवांश ने जवाब दिया, लेकिन अपनी पकड़ मजबूत नहीं की। आयुषी को कृतज्ञता और एक हल्के से नुकसान का मिलाजुला एहसास हुआ। रात के आसमान के नीचे मोटरसाइकिल सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई चांगशी जिला अस्पताल पहुंच गई। वे आपातकालीन कक्ष की ओर दौड़े, जहां उन्हें बताया गया कि आयुषी के चाचा को पहले ही उन्नत उपचार के लिए ऊर्जा सिटी भेज दिया गया है। आयुषी का चेहरा चिंता और लाचारी से उतर गया। चलो ऊर्जा सिटी चलते हैं, देवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आश्वस्त करते हुए कहा। शुक्रिया देवांश, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तुम। आयुषी की आंखें भावुकता से लाल हो गई। बीती बातें क्यों उठा रहे हो? चलो चलते हैं, देवांश ने उसके कंधे पर फिर से थपथपाते हुए कहा। ठीक है, आयुषी ने सिर हिलाया और फिर से बाइक पर सवार हो गई। देवांश उसके पीछे पीछे चला। जल्द ही मोटरसाइकिल चांगशी से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊर्जा सिटी की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। जैसे जैसे वे शहर से पीछे छूटते गए, नजारा खुलता गया। रात और ठंडी होती गई और हवा उनके चेहरों को ब्लेड की तरह काट रही थी। लगभग एक तिहाई सफर तय करने के बाद आयुषी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और पुकारा, देवांश, मुझे कसकर पकड़ लो, मुझे ठंड लग रही है। देवांश थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट ली और अपना चेहरा धीरे से उसकी पीठ पर टिका दिया। ऊर्जा मेडिकल कॉलेज के पहले संबद्ध अस्पताल में आपातकालीन कक्ष के बाहर हवा तनाव से भरी हुई थी। दो महिलाएं रो रही थी। एक, जिसका चेहरा आयुषी से मिलता जुलता था, उसकी मां सुनीता मेहरा थी। दूसरी उसकी मौसी कविता जोशी थी। मैंने उसे कितनी ही बार चेतावनी दी थी। वो उपअधीक्षक है, वो काम किसी और को सौंप सकता था, लेकिन उसने अपना जिद्दी रवैया नहीं बदला। अब वो जवान नहीं रहा और अब देखो, उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। मैं क्या करूं? कविता रो पड़ी। वो हमेशा से मजबूत रहा है, वो उबर जाएगा, सुनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन उसे भी अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसका भाई, चांगशी जिला पुलिस का डीएसपी लोकेश मेहरा, गंभीर रूप से घायल हो गया था। चांगशी अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत उसे शहर के अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। वो पूरी यात्रा के दौरान बेहोश रहा, उसके मुंह से खून बह रहा था। पहुंचने पर विशेषज्ञों ने उसे आपातकालीन देखभाल में भर्ती कराया। तभी रेखाक्ष कुमार के पास एक मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी हाफता हुआ आया। श्री मेहरा, लोकेश जी अब कैसे हैं? उसने तुरंत पूछा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रेखाक्ष के पिता, मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक श्री जितेंद्र कुमार थे। डीएसपी लोकेश मेहरा के साथ उनके लंबे समय से घनिष्ठ संबंध थे। होटल चलाने का मतलब था पुलिस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, और जितेंद्र ये खबर सुनते ही आ गए थे। जिस व्यक्ति को उन्होंने संबोधित किया,
श्री मेहरा, वो आयुषी के पिता विंध्य यू ग्रुप के अध्यक्ष श्री अरविंद मेहरा थे। मुझे लगता है इस बार तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरविंद मेहरा ने गहरी सांस ली। उनका हाथ सहज ही सिगरेट की ओर बढ़ गया, लेकिन अस्पताल में होने की याद आते ही उन्होंने सिगरेट निकाल ली। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक उसी समय जब लोकेश सर को सुपरिंटेंडेंट के पद पर पदोन्नत करके मालगुडी जिला कमेटी में शामिल होने वाला था। जितेंद्र कुमार मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद इस खबर से कांप उठे। उनकी आवाज दुख से भारी थी। अगर वो बच नहीं पाए तो सुपरिंटेंडेंट या जिला कमेटी का हिस्सा होने का क्या मतलब है? अरविंद ने कड़वाहट से कहा, हाय। जितेंद्र ने एक लंबी सांस छोड़ी। ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोकेश मेहरा की गंभीर हालत की वजह से था, या किसी शक्तिशाली सहयोगी के चले जाने की वजह से, या शायद दोनों की वजह से। ये हमारी गलती है। हम सर लोकेश की रक्षा करने में नाकाम रहे। कई वर्दीधारी अधिकारी पास में खड़े थे। उनकी आंखें लाल थी। उनकी आवाजें अपराध बोध से भरी थी। वे वही अधिकारी थे जो उस रात छापेमारी में लोकेश के साथ थे। जिला नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था और वे रास्ते में थे, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे थे। तुम खुद को दोष नहीं दे सकते, जितेंद्र ने सिर हिलाते हुए और फिर से आह भरते हुए कहा। तभी देवांश कुलकर्णी और आयुषी मेहरा अस्पताल पहुंच गए। मां, पापा, चाचा अब कैसे हैं? आयुषी ने अपने माता पिता की ओर दौड़ते हुए उत्सुकता से पूछा। देवांश को अपने साथ आते देख रेखाक्ष कुमार दंग रह गए, लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ कौंधा और वे जल्दी से आगे बढ़े, थोड़ा झुके और धीरे से कहा, देवांश भैया। देवांश ने सिर हिलाया। उसकी नजर आयुषी के माता पिता पर टिकी थी। जब ज्यादातर लोग आयुषी के आने पर ध्यान दे रहे थे, जितेंद्र कुमार ने अपने बेटे का उस युवक के प्रति सम्मानजनक व्यवहार देखा। देवांश चाहे एक नाम था या एक उपाधि, रेखाक्ष के व्यवहार ने उन्हें चौंका दिया। वे अपने बेटे के घमंडी स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि रेखाक्ष हाल ही में परिपक्व हुआ था, फिर भी उसके लिए इतनी विनम्रता दिखाना दुर्लभ था, खासकर किसी छोटे के प्रति। तुम्हारे चाचा को अभी अभी सर्जरी के लिए ले जाया गया है, हमें नहीं पता क्या होगा, अरविंद मेहरा ने भारी स्वर में कहा। तभी आपातकालीन कक्ष के दरवाजे खुले और एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कोट पहने, जिस पर मुख्य चिकित्सक लिखा बैज था, गंभीर भाव से बाहर निकला। डॉक्टर कुरैशी, लोकेश अब कैसा है? कविता जोशी डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ी। मरीज की हालत गंभीर है। उसकी 2 पसलियां टूटी है, जिससे उसका फेफड़ा फट गया है। उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर कुरैशी ने शुरू किया, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? अभी ऑपरेशन करो। कविता ने ऊंची आवाज में बीच में ही टोक दिया। डॉक्टर कुरैशी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कविता, डॉक्टर को बात पूरी करने दो, अरविंद ने उसे धीरे से पीछे खींचते हुए कहा। मैं शांत हूं, कृपया जारी रखें। डॉक्टर, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। फेफड़ों की चोट के अलावा खोपड़ी के अंदर भी रक्तस्राव हो रहा है। चोट गंभीर और जटिल है। हो सकता है कि हमारी सुविधा इसे संभालने के लिए पर्याप्त न हो। मैं उसे तुरंत स्टेट कैपिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्थानांतरित करने की सलाह देता हूं, डॉक्टर कुरैशी ने गंभीरता से कहा। क्या? फिर से स्थानांतरण? क्या आपको पता है कि यहां से राजधानी पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या लोकेश इस यात्रा में बच भी पाएगा? कविता की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखें हताशा से चमक रही थी। संभावनाएं बहुत कम है, डॉक्टर कुरैशी ने भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया। और फिर भी आप उसे स्थानांतरित करना चाहती हैं? क्या आप चिकित्सा का यही तरीका अपनाती हैं? क्या आप मुख्य चिकित्सक बनने के योग्य भी हैं? कविता पीड़ा से भरी आवाज में चिल्लाई। कविता, अरविंद ने फिर हस्तक्षेप किया और उसे शांत करने की कोशिश की। डॉक्टर कुरैशी का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि मरीज के परिवार और लोकेश की स्थिति के सम्मान में
उन्होंने खुद को रोक लिया। शायद मैं देख सकती हूं, कोई रास्ता हो सकता है, एक शांत युवती ने कहा। दालान में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें देवांश पर टिक गई, स्तब्ध। हां, देवांश को देखने दो, हो सकता है वो सचमुच मदद कर सके, आयुषी ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज उम्मीद से कांप रही थी। तुम बाहर निकलो, तुम दोनों। क्या तुम अपने चाचा को जल्दी से मार डालना चाहते हो? कविता की भावनाएं फूट पड़ी। उसने देवांश की ओर, फिर आयुषी की ओर इशारा किया। उसकी आवाज उन्मादी थी। आंटी, मैं उसका बुरा कैसे चाह सकती हूं? मैं देवांश को इसलिए लाई हूं क्योंकि मुझे सच में विश्वास है कि वो मदद कर सकता है, आयुषी ने आंखों में आंसू भरकर कहा और देवांश की ओर विनती भरी नजर से देखा। उसे डर था कि कहीं वो चला न जाए। बाहर निकलो, मैं तुम दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम मेरी कोई भतीजी नहीं हो, कविता चिल्लाई, उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। आयुषी ने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन अरविंद उसे पहले ही एक तरफ खींच चुका था। क्या तुम्हें लगता है कि ये जगह काफी अव्यवस्थित नहीं है? इस देवांश को ले लो और अभी यहां से चले जाओ। अरविंद अंकल, देवांश शायद कुछ मदद कर सके। रेखाक्ष खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। पहले से ही बेचैन अरविंद ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो भड़क उठा। बाहर निकलो दोनों। माफ करना मिस्टर मेहरा, मुझे बहुत माफ करना। जितेंद्र कुमार तुरंत आगे बढ़ा, अपने बेटे को घसीटते हुए उसके सिर पर 2 थप्पड़ मारे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या ये मजाक करने का समय है? क्या तुम मुझे दिल का दौरा पड़ने की कोशिश कर रहे हो? उसकी छाती धड़क उठी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्थिति को ठीक वैसा ही होते देखकर जैसा उसे डर था। देवांश ने मन ही मन आह भरी और जाने के लिए मुड़ा। उसे आयुषी के चाचा को बचाने का पहले से ही कम भरोसा था, और अब परिवार के इनकार के बाद वो जिद भी नहीं कर सकता था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसी पर दोष मढ़ा जाएगा। उसने अपना सब कुछ कर दिया था, यही उसकी जिम्मेदारी की सीमा थी। वो अगर मैं अग्नि में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा वाली पवित्र अवस्था से कोसों दूर था, और न ही उसने इस जीवन में वहां पहुंचने की उम्मीद की थी। लेकिन जैसे ही वो मोड़ पर मुड़ा, जितेंद्र कुमार अचानक गिर पड़ा, उसकी छाती पकड़ ली और खून की उल्टी करने लगा। देवांश, देवांश, मेरे पिताजी बेहोश हो गए हैं, कृपया मदद करो, रेखाक्ष घबराकर चिल्लाया। देवांश कुलकर्णी ने चीख सुनी और तुरंत पीछे मुड़कर रेखाक्ष कुमार की ओर तेजी से बढ़े। जल्दी करो, अपने पिता को लिटाओ, शायद उन्हें मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ है। ऊर्जा मेडिकल कॉलेज के प्रथम संबद्ध अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कुरैशी बेहद अनुभवी थे। श्री जितेंद्र कुमार की हालत और उनके मोटापे को देखकर उन्हें तुरंत अचानक मस्तिष्क रक्तस्राव का संदेह हो गया। जितेंद्र को इस तरह गिरते देख कविता जोशी भी क्षण भर के लिए अपना दुख और गुस्सा भूल गई। अरविंद मेहरा और बाकी लोग भी इससे अलग नहीं थे। नर्स, नर्स, तुरंत एक आइस पैक ले आओ और मरीज को आपातकालीन कक्ष में ले जाने की तैयारी करो, डॉक्टर कुरैशी ने आदेश दिया। फिर जोर से पुकारा, लेकिन रेखाक्ष निर्देशों को अनसुना कर रहा था। देवांश को पास आते देख उसने विनती की, भैया देवांश, मेरे पिता को बचा लो, उन्हें बचा लो, तुम्हारे पिता इस स्थिति के तनाव से गिर पड़े। डॉक्टर कुरैशी गुस्से से भर गए, एक किशोर को रक्षक की तरह व्यवहार करते हुए और उसकी अपनी चिकित्सीय सलाह को नजरअंदाज होते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। लिनाक्ष ये शब्द सुनकर झेम गया, उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। लेकिन फिर उसने देवांश की ओर अटूट विश्वास से देखा। अगर तुम कहते हो कि तुम उसे बचा सकते हो तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। लिनाक्ष के विश्वास से प्रभावित होकर देवांश ने सिर हिलाया और अपने बैग से चंदन की लकड़ी का एक प्राचीन डिब्बा निकाला। हालांकि डॉक्टर कुरैशी का निदान पूरी तरह से गलत नहीं था।
लेकिन इसमें सच्चाई थी। जितेंद्र की बेहोशी वास्तव में भावनात्मक तनाव के कारण हुई थी और देवांश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बेशक जितेंद्र का मोटापा, उच्च रक्तचाप और जल्दबाजी भरी यात्रा, इन सब ने अचानक रक्तस्राव में योगदान दिया था। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर कुरैशी ने चौंक कर और गुस्से में पूछा, जब देवांश ने डिब्बा खोला और उसमें से चांदी की सुइयों का एक सेट निकाला। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। अभ्यास के साथ उन्होंने जितेंद्र के सिर में कई सुइयां चुभो दी। तुम कोई अपराध कर रहे हो, तुम्हें एहसास भी है। डॉक्टर कुरैशी की आवाज गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अपनी तीखी टिप्पणी के बीच में ही वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि जितेंद्र कुमार, जो बेहोश थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें थम गई। सब स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। मेरा सिर अभी बहुत दर्द कर रहा था। क्या मैं बेहोश हो गया था? जितेंद्र ने धीरे से अपना माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए पूछा। श्री कुमार, हिलिए मत। रक्तवाहिका को बंद करने और आगे रक्तस्राव को रोकने के लिए सुई को थोड़ी देर और अंदर रहना होगा। देवांश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम? जितेंद्र ने देवांश को हैरानी से देखा। पिताजी, आपको अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया था। भैया देवांश ने एक्यूपंक्चर से आपको बचा लिया, रेखाक्ष ने जल्दी से समझाया। जितेंद्र हमेशा की तरह तेज तुरंत समझ गया। उसने कृतज्ञता और शर्म के मिले जुले भाव से देवांश को देखा। शुक्रिया नौजवान, मुझे पहले इस स्थिति का पता नहीं था और शायद मैंने तुम्हें बुरा मान दिया हो। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब तुम बैठ सकते हो। मैं कुछ ही मिनटों में सुई निकाल दूंगा। देवांश ने रेखाक्ष को सहारा देते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र ने फिर कहा। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। मस्तिष्क रक्तस्राव एक अचानक और खतरनाक स्थिति है जो अक्सर जानलेवा होती है। मरीज को लापरवाही से हिलाने से रक्तस्राव और भी बदतर हो सकता है। फिर भी जितेंद्र को होश आ गया था। वो गंभीर अवस्था से गुजर चुका था और अब सीधा बैठा था। ये सब देखकर डॉक्टर कुरैशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें अपने ही निदान पर शक होने लगा। क्या ये बेहोशी का दौरा हो सकता है? लेकिन इतने मोटे व्यक्ति को उल्टी और बेहोशी का और क्या कारण हो सकता है? वो वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसने देखा कि सुई वाली जगह से धीरे धीरे खून का एक गहरा रंग रिस रहा है। बिल्कुल सही है, देवांश ने शांति से कहा। आगे बढ़कर सुई निकाल दी। क्या वो चोट के निशान थे? डॉक्टर कुरैशी ने धीमे स्वर में पूछा। उनका पहले वाला अहंकार जाता रहा। तभी उनका एक सहायक आपातकालीन कक्ष से बाहर भागा, जो स्पष्ट रूप से चिंतित था। डॉक्टर कुरैशी, मरीज का रक्तचाप गिर रहा है और उसकी धड़कन तेज हो रही है। भैया देवांश, पहले सब मेरी ही गलती थी। मैं अंधी और मूर्ख थी। कृपया लोकेश सर को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूं। अगर वो मर गया तो मैं खुद के साथ जी नहीं पाऊंगी। कविता जोशी चिल्लाई। देवांश की ओर दौड़ी और उसके आगे घुटने टेकने की कोशिश की। नहीं नहीं, प्लीज उठ जाइए। ये अस्पताल है। अगर मैं मान भी जाऊं तो यहां के डॉक्टरों को भी मंजूरी देनी होगी। देवांश ने जल्दी से उसे उठाते हुए कहा। वे लोकेश को नहीं बचा पाए तो अब किसी और को कोशिश भी नहीं करने देंगे। कविता ने डॉक्टर कुरैशी को घूरा। डॉक्टर कुरैशी, आप क्या कहते हैं? अफरात फरी के बावजूद शांत और संयमित अरविंद मेहरा ने कविता को संभाला और डॉक्टर की ओर मुड़े। मरीज हमारी देखरेख में है और अस्पताल जिम्मेदारी लेता है। अगर ये डॉक्टर मदद करते हैं तो आपको सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और मुझे पूरे समय मौजूद रहना होगा। डॉक्टर कुरैशी ने गंभीरता से कहा, तात्कालिकता को देखते हुए, अहंकार को दरकिनार करते हुए। कोई बात नहीं, हम तुरंत हस्ताक्षर कर देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भैया देवांश या अस्पताल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। कविता ने आंसू पोंछते हुए और जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा। तो कोई बात नहीं डॉक्टर,
आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर कुरैशी देवांश की ओर मुड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या उपाधि इस्तेमाल करें, लेकिन उनकी कुशलता के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्होंने उन्हें डॉक्टर कहा। मेरी बस एक ही गुजारिश है, देवांश कुलकर्णी ने गंभीरता से कहा। जब मैं इलाज शुरू करूंगा तब सिर्फ डॉक्टर कुरैशी ही मौजूद रह सकते हैं, और अगर बाद में कोई पूछे तो कह देना कि डॉक्टर कुरैशी ने ही मरीज का इलाज किया था। मैं तो बस मदद कर रहा था। आपको मुझसे ये वादा करना होगा। उन्हें ध्यान आकर्षित करने की कोई इच्छा नहीं थी। मीडिया द्वारा इंटरव्यू या पर्दाफाश होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कविता जोशी और बाकी लोगों ने जल्दी से सिर हिला दिया। सिर्फ डॉक्टर कुरैशी ही हिचकिचाए। डॉक्टर कुरैशी, क्या आप प्रोफेसर तरुण अयंगर को जानते हैं? मेरा उनसे गहरा रिश्ता है, देवांश ने आगे कहा। उनकी असली चिंता यह थी कि डॉक्टर कुरैशी उनके इस मामले में शामिल होने के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आयुषी और उसका परिवार उनके एहसानमंद होने के कारण कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन डॉक्टर कुरैशी की बात ही अलग थी। उनकी हिचकिचाहट देखकर देवांश ने तरुण अयंगर का नाम लिया। उन्हें यकीन नहीं था कि तरुण कितने प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक डॉक्टरेट पर्यवेक्षक और विंध्य राज्य चिकित्सा विशेषज्ञ पैनल के सदस्य होने के नाते क्षेत्र के चिकित्सा जगत में उनका दबदबा होना चाहिए। आप प्रोफेसर तरुण को जानते हैं तो कोई बात नहीं, डॉक्टर कुरैशी ने तुरंत जवाब दिया। वे स्पष्ट रूप से तरुण का बहुत सम्मान करते थे। हालांकि डॉक्टर कुरैशी पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करते थे, लेकिन उन्हें आयुर्वेद में तरुण की उपाधि से नहीं, बल्कि विंध्य राज्य चिकित्सा विशेषज्ञ पैनल में उनके पद से प्रभावित किया। एक प्रतिष्ठित समूह जिसकी शीर्ष अधिकारियों और विशिष्ट वर्ग तक सीधी पहुंच थी। कई डॉक्टर इसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। यहां तक कि ऊर्जा मेडिकल कॉलेज के प्रथम संबद्ध अस्पताल के निदेशक भी इसके लिए योग्य नहीं थे। इसलिए जब देवांश ने तरुण से अपने संबंध का जिक्र किया तो डॉक्टर कुरैशी को कोई संदेह नहीं रहा। यह देखकर कि डॉक्टर कुरैशी कितनी जल्दी मान गए, देवांश को तरुण का जिक्र पहले न करने का अफसोस हुआ। इससे काफी परेशानी से बचा जा सकता था। साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि विंध्य के चिकित्सा समुदाय में तरुण अयंगर कितने प्रभावशाली थे। बिना देर किए देवांश डॉक्टर कुरैशी के पीछे पीछे पुनर्जीवन कक्ष में चला गया। अंदर मॉनिटर की लाइन लगभग सपाट थी। कर्मचारी असमंजस में थे। जब डॉक्टर कुरैशी वापस लौटे तो उन्होंने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे उनकी आखिरी उम्मीद हो। सर, अब हम क्या करें? राज्य की राजधानी में तबादला कोई विकल्प नहीं है। आप सब चले जाइए, ये डॉक्टर मेरी मदद करेगा। डॉक्टर कुरैशी ने कोमा में पड़े लोकेश मेहरा की ओर देखते हुए उन्हें विदा करते हुए कहा। वर्षों के अनुभव ने उन्हें बताया था कि लोकेश की हालत बचाने लायक नहीं है जब तक कोई चमत्कार न हो जाए। फिर भी जब तक हृदय गति नहीं रुकी है, डॉक्टर को हर संभव प्रयास करना चाहिए। तभी कर्मचारियों की नजर डॉक्टर कुरैशी के बगल में बैठे युवक पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला, देवांश ने अचानक बीच में कहा, बाहर आप सब। अभी ऊर्जा का पहला संबद्ध अस्पताल शहर का सबसे अच्छा अस्पताल था। उसके कर्मचारियों में गर्व का भाव था। एक किशोर को आदेश देते देख उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे विरोध कर पाते, डॉक्टर कुरैशी ने अधिकारपूर्वक अपनी आवाज ऊंची की। क्या तुमने निर्देश नहीं सुना? चले जाओ। उनके शब्दों में वजन था। कर्मचारियों ने उनकी बात मानी और कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद देवांश ने लोकेश की नब्ज जांच ली थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना शीशम का बक्सा खोला और तेजी से लोकेश की खोपड़ी के पिछले हिस्से और आधार में चांदी की सुइयां डाली। उसके बाद हृदय, अनाहत, विशुद्धि और भी कई जगहों पर। पहले सेट ने कपाल रक्तस्राव को लक्षित किया। दूसरे ने हृदय उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राण ऊर्जा को उत्तेजित किया। तेजी से डाली गई सुइयों के क्रम के बाद
देवांश ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सांस छोड़ी। शुक्र है ठीक समय पर, और देर हो जाती तो चरक का पुनर्जन्म भी कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर कुरैशी का जबड़ा खुला रह गया। उनकी आंखें चौंकी हुई सुनहरी मछली की तरह उभर आई, क्योंकि कुछ ही क्षणों में मॉनिटर पर सपाट रेखाएं धड़कने लगी। रक्तचाप लगातार बढ़ता गया। सभी संकेत बता रहे थे कि लोकेश, जो पहले ही खतरे की कगार पर था, अब स्थिर हो रहा था। सच कहूं तो अगर चरक वापस भी आ जाए तो मुझे शक है कि वो आपके किए की बराबरी कर पाएगा। डॉक्टर कुरैशी ने एक लंबे विराम के बाद कहा। अनजाने में उन्होंने सम्मानजनक आप शब्द का इस्तेमाल किया, जो आम बोलचाल में कम ही देखने को मिलता है। मैं इतनी तारीफ का हकदार नहीं हूं, देवांश ने जवाब दिया। फिर एक लंबी चांदी की सुई निकाली, दूसरी सुइयों से दोगुनी लंबी। गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे ही उसने सुई उठाई वो झुक गई, लेकिन अपनी उंगलियों के एक झटके से वो तुरंत सीधी हो गई। उसने उसे लोकेश की खोपड़ी में गहराई तक डाला। धीरे धीरे सुई के साथ साथ गहरा खून बहने लगा। डॉक्टर कुरैशी का मुंह फिर से खुला रह गया। उन्होंने पहचान लिया कि खून सेरेब्रल हेमेटोमा है। मस्तिष्क के थक्कों को हटाने की ये अब तक की सबसे असाधारण सर्जरी थी जो उन्होंने देखी थी। जब रक्त प्रवाह धीमा होकर एक बूंद रह गया तो देवांश ने धीरे से सुई निकाल ली। उफ, उसने आ भरी। असली खतरा लोकेश के फेफड़े नहीं थे, सिर में रक्तस्राव था। अब जब देवांश ने रक्तस्राव बंद कर दिया था और थक्के साफ कर दिए थे तो उसे पता था कि लोकेश सचमुच उस नाजुक दौर से गुजर चुका है। जैसे ही देवांश ने राहत की सांस ली, लोकेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर कुरैशी सदमे से लगभग पीछे हट गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन उन्हें तुरंत याद आया वे एक डॉक्टर थे और उनके सामने वाला आदमी जिंदा था। कैसा लग रहा है? डॉक्टर कुरैशी ने सहज भाव से पूछा। दर्द, लोकेश हांफने लगा। मत बोलो, तुम्हारे फेफड़े अभी भी छिदे हुए हैं, देवांश ने कहा। हाँ, अभी बात मत करो, डॉक्टर की बात सुनो, डॉक्टर कुरैशी ने दोहराया। लोकेश असमंजस में पलके झपकाने लगा। क्या डॉक्टर सफेद कोट वाला आदमी नहीं था? तो फिर स्पोर्ट्स वियर पहने ये युवक कौन था? लोकेश मेहरा उलझन भरे भाव से देखते रहे। तभी देवांश कुलकर्णी ने धीरे से उनकी छाती से चांदी की सुइयां निकाली और कहा, अभी कुछ मत सोचो, मैं तुम्हारे फेफड़े की चोट का इलाज करने जा रहा हूं। मैंने एक्यूपंक्चर से तुम्हारे दर्द रिसेप्टर्स को पहले ही दबा दिया है, लेकिन तुम्हें शायद अब भी थोड़ी तकलीफ होगी। सहन करो। लोकेश ने सिर हिलाया। हालांकि उसका दिल सवालों से भरा था। अब उसे पूरा यकीन था कि उसके सामने खड़ा युवक ही उसका रक्षक है। यह देखकर कि लोकेश समझ गया है, देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथों से लोकेश के धड़ के ऊपरी हिस्से की बारीकी से जांच की और टूटी हुई पसली का पता लगा लिया। फिर चुपचाप उसने अपने सच्चे प्राण को सक्रिय कर दिया। ऊर्जा अदृश्य प्रतान की तरह लोकेश के शरीर में प्रवाहित हुई। टूटी हुई पसली को उसके फेफड़े से धीरे से बाहर निकाला और हर टुकड़े को वापस अपनी जगह पर लगा दिया। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में सच्चे प्राण का उपयोग हुआ और जल्द ही देवांश के माथे पर चने के आकार के पसीने की बूंदें बन गई। डॉक्टर कुरैशी ध्यान से देख रहे थे और जल्दी से एक तौलिया लेकर देवांश के माथे से पसीना पोंछने लगे। उनका व्यवहार एक विनम्र सहायक जैसा था, किसी वरिष्ठ चिकित्सक जैसा नहीं। शुक्र है कि वहां कोई और मौजूद नहीं था, वरना एक प्रसिद्ध डॉक्टर को एक किशोर का पसीना पोंछते देखकर सब हैरान रह जाते। उफ! देवांश ने आखिरकार गहरी सांस छोड़ी और डॉक्टर कुरैशी के हाथ से तौलिया ले लिया। शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे ऐसा चमत्कारी उपचार देखने का मौका देने के लिए डॉक्टर कुरैशी ने प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया।
निर्देशक मेहरा अब तत्काल खतरे में नहीं है, लेकिन अभी भी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ये आपका काम है, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हम पर छोड़ दो, डॉक्टर कुरैशी ने सिर हिलाया। अच्छा, अब तक बाहर काफी भीड़ जमा हो गई होगी। तुम पहले बाहर जाओ और उनका ध्यान अपनी ओर खींचो। मैं पीछे पीछे आकर चुपचाप निकल जाऊंगा, देवांश ने कहा। दरअसल क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें कैसे पुकारूं? डॉक्टर कुरैशी को एहसास हुआ कि वे उस युवक का नाम नहीं जानते। उन्होंने आयुषी और दूसरे लोगों को उसे भैया देवांश कहते सुना था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए ये उचित नहीं होगा। देवांश कुलकर्णी, आप मुझे देवांश या सिर्फ कुलकर्णी कह सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। तो मैं आपको डॉक्टर कुलकर्णी कहूंगा। आपके हुनर की बात अगर फैल गई तो मरीज आपके पास आने लगेंगे। आप दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे और रोजाना खूब पैसा कमाएंगे। तो क्यों नहीं? डॉक्टर कुरैशी ने शुरू किया। पैसा कमाने का क्या मतलब है? अच्छी जिंदगी जीने के लिए, है ना? लेकिन अगर मरीज हर रोज मेरे पीछे पड़े रहें तो क्या मैं चैन से रह पाऊंगा? अगर मैं अपनी आजादी खो दूं तो शोहरत और दौलत का क्या फायदा? मैं अभी जवान हूं, मुझे बहुत कुछ करना है। मैं हर जगह लोगों के ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता। इसलिए कृपया मुझे बेनकाब मत करो। मुझे शोहरत नहीं चाहिए और मैं डॉक्टरी से कमाई नहीं करना चाहता, देवांश ने बीच में ही टोक दिया। तुम सही कह रहे हो। अब भी मैं अच्छा कमाता हूं, लेकिन मैं लगातार थका हुआ रहता हूं। लगातार सर्जरी के बाद कभी कभी तो मैं बोलना भी नहीं चाहता और मैं सोचता हूं इसका क्या मतलब है, लेकिन मेरे पास और कोई हुनर नहीं है। मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं। अगर आज मेरी नौकरी चली जाए तो कोई और मेरी जगह ले लेगा, लेकिन तुम्हारे हुनर बेमिसाल है। तुम चुन सकते हो कि कब और किसकी मदद करनी है। चिंता मत करो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, डॉक्टर कुरैशी ने गंभीरता से कहा। वो दाव समझ रहे थे। एक डॉक्टर होने के नाते एक दिन वो भी बीमार पड़ सकते थे, या उनका कोई करीबी। अगर वो दिन आ गया तो देवांश की सद्भावना जीवन और मृत्यु का अंतर हो सकती थी। लेकिन अगर वो अभी उसे नाराज कर दे तो देवांश, जो स्पष्ट रूप से महानता के लिए नियत है, उस जैसे अस्पताल निदेशक को आसानी से कुचल सकता था। शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी। अगर कोई जरूरी काम हो तो आप प्रोफेसर तरुण के जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, देवांश ने कहा। मानव स्वभाव की उनकी समझ दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। डॉक्टर कुरैशी मुस्कुराए, ये महसूस करते हुए कि देवांश ने उनकी सद्भावना स्वीकार कर ली है। शुक्रिया डॉक्टर कुलकर्णी। देवांश भी मुस्कुराया, फिर लोकेश की ओर मुड़ा। डायरेक्टर मेहरा, याद रखना तुम्हारे रक्षक डॉक्टर कुरैशी हैं, मैं नहीं। मालगुडी जिले के पुलिस उपाधीक्षक, जितने कुशाग्र बुद्धि वाले लोकेश ने स्थिति को पहले ही भांप लिया था। डॉक्टर कुलकर्णी मेरे जीवन रक्षक उपकारक है। आप जो भी कहेंगे मैं उसे याद रखूंगा, चिंता मत करो। देवांश ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया। चलो चलें। डॉक्टर कुरैशी आपातकालीन कक्ष के दरवाजे तक ले गए, जहां भीड़ जमा हो गई थी। न केवल मालगुडी जिले और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, बल्कि शहर के अधिकारी, जिनमें एक उप महापौर भी शामिल थे, और अस्पताल के डीन भी मौजूद थे। डॉक्टर कुरैशी के बाहर आते ही वे सवालों के साथ आगे बढ़े। इस बीच कविता जोशी और बाकी लोगों को पता चल गया कि असली हीरो कौन है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने डॉक्टर कुरैशी के पीछे खड़े उस युवक को नहीं देखा, लेकिन कविता और उनके परिवार ने देखा। वे सहज ही उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन देवांश को चुप रहने का इशारा करते देख उन्हें उनके पहले के निर्देश याद आ गए। डॉक्टर कुरैशी की मुस्कान देखकर उन्हें एहसास हुआ कि लोकेश बच गया है। खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, इसलिए वे खुद को रोककर डॉक्टर कुरैशी को एक तरफ खींचकर उनकी हालत के बारे में पूछने लगे। जैसे ही भीड़ का ध्यान डॉक्टर कुरैशी की ओर गया,
देवांश आपातकालीन कक्ष से चुपचाप बाहर निकल गए। लैब कोट की बजाय ट्रैकसूट पहने वे आगंतुकों में घुल मिल गए। अरविंद मेहरा और कुछ अन्य लोगों के अलावा किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मरीज की हालत नाजुक हो गई है। आगे के इलाज से अब वो खतरे से बाहर हो जाएगा, डॉक्टर कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उन्हें इसी जवाब की उम्मीद थी, फिर भी कविता और बाकी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे देवांश का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन खुद को रोक नहीं पाए। मैं श्री कुलकर्णी को रेखाक्ष के साथ विदा करने जा रहा हूं। लोकेश सर से कहिए कि अपना ध्यान रखें। मैं जल्द ही उनसे मिलने जाऊंगा। जितेंद्र कुमार ने अरविंद से फुसफुसाते हुए कहा। शुक्रिया, अभी हम आजाद नहीं हैं। अरविंद ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। किस बात का शुक्रिया? मैं भी तो अपनी जान का एहसानमंद हूं। मस्तिष्क रक्तस्राव। ज्यादातर लोग अगर बच भी जाएं, तो भी जटिलताओं से जूझते हैं, जितेंद्र ने कहा। फिर वो और रेखाक्ष जल्दी से देवांश के पीछे गए, जो गलियारे में गायब हो रहा था। श्री कुलकर्णी, श्री कुलकर्णी, जितेंद्र ने हाफते हुए पुकारा। पास खड़ी दो नर्सें आश्चर्य से देख रही थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये मोटा आदमी एक किशोर लड़के को मिस्टर क्यों कह रहा था। अरे, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आए? क्या तुम डायरेक्टर मेहरा से मिलने नहीं जा रहे थे? देवांश कुलकर्णी ने जितेंद्र कुमार और उनके बेटे को आते देखकर आश्चर्य से पूछा। डॉक्टर कुलकर्णी को सुरक्षित घर पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। मैं लोकेश जी से कभी भी मिल सकता हूं, जितेंद्र ने हाफते हुए कहा। मैं खुद टैक्सी ढूंढ सकता हूं। तुम्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, देवांश ने विनम्रता से जवाब दिया। कैसे न करते? अगर आज तुम न होते तो मैं यहां खड़ा न होता, जितेंद्र ने गंभीरता से कहा। इतनी गंभीर बात नहीं थी। डॉक्टर आसपास थे। देवांश ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हल्की हंसी हंसते हुए कहा। डॉक्टर कुलकर्णी, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। अगर मैं बाद में बच भी जाता तो भी मुझे लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं होती। लेकिन अब मुझे देखो, मैं ऐसे चल रहा हूं जैसे कुछ हुआ ही न हो, जितेंद्र ने कहा। इसे हल्के में मत लो। इस बार तुम भाग्यशाली थे, अगली बार शायद न हो। तुम्हें व्यायाम और अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, देवांश ने विनम्रता छोड़ते हुए गंभीरता से कहा। मुझे पता है, मुझे पता है। मैं व्यायाम जरूर शुरू करूंगा, लेकिन खाना पीना ये तो मुश्किल है। मैं एक होटल चलाता हूं, और जब अधिकारी आते हैं तो क्या ये उम्मीद नहीं की जाती कि मैं उनके साथ कुछ ड्रिंक्स लूं? जितेंद्र ने आह भरी। जितेंद्र का बड़ा शरीर देखकर देवांश सहानुभूति से भर गया। हर घर के अपने बोझ होते हैं। कौन कहता है कि अमीर लोग आराम से रहते हैं? पापा, क्या ज्यादा जरूरी है पैसा या जिंदगी? जख्म भर जाने के बाद दर्द को मत भूलना। देवांश भैया हमेशा तुम्हारे आसपास नहीं रहेंगे। अब से अगर तुम शराब पीने से बच सकते हो तो मत पीना। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, रेखाक्ष ने बगल से कहा। लीनाक्ष, तुम आखिरकार बड़े हो गए हो। तुम्हारे पापा तुम्हारी बात मानेंगे और कम पीने की कोशिश करेंगे, जितेंद्र ने कहा। उसका भारी शरीर भावनाओं से थोड़ा कांप रहा था। पहले उसका बेटा उससे इतनी सावधानी से बात कम ही करता था। ये सब भैया देवांश की बदौलत है। अगर वो न होते तो मैं अभी भी गलत रास्ते पर और भटक रहा होता, लीनाक्ष ने गंभीरता से कहा। जितेंद्र का दिल फिर से कांप उठा। आखिरकार उसे समझ आया कि उसका बेटा क्यों बदल गया था। ये सब उसके सामने वाले युवक की वजह से था। डॉक्टर कुलकर्णी, आपने मेरी जान बचाई और मेरे बेटे को एक नया जीवन जीने में मदद की। मैं सचमुच आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, जितेंद्र ने कृतज्ञता से कहा। यह बस एक मदद का हाथ था, और कृपया मुझे डॉ कुलकर्णी मत कहिए। मैं सिर्फ 16 साल का हूं। मुझे सिर्फ देवांश कहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें देवांश कहूंगा। और मुझे मिस्टर कुमार मत कहना, मैं बूढ़ा हूं।
मुझे बस ओल्ड जितेंद्र कहना, ये ज्यादा दोस्ताना लगता है। जितेंद्र ने हर तरह के लोगों से बात करने के आदी व्यक्ति की बेबाकी से कहा। बूढ़ा जितेंद्र? हाँ, मैं तुम्हें बस अंकल जितेंद्र कहूंगा। देवांश हंसा। नहीं नहीं, मैं सचमुच अंकल जैसा नहीं रह सकता, बस मुझे ओल्ड जितेंद्र कहो, उसने जिद की। ठीक है, देवांश उसकी ईमानदारी देखकर मान गया। आखिरकार एक होटल व्यवसायी था और दूसरा हाई स्कूल का छात्र। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वे अक्सर मिलते हों। बातें करते करते तीनों अस्पताल की पार्किंग में पहुंच गए। जितेंद्र की कार भी ऑडी 200 थी, बिल्कुल लता अय्यर की तरह। रेखाक्ष गाड़ी चला रहा था, जबकि जितेंद्र देवांश के साथ पीछे बैठा था। एक अनुभवी व्यवसायी होने के नाते जितेंद्र बातचीत में माहिर था। देवांश के प्रति उनके मन में कृतज्ञता और प्रशंसा दोनों थी और वे दोस्ती बढ़ाना चाहते थे। देवांश, जो अभी भी युवा और जिज्ञासु था, जितेंद्र के आकर्षण से आकर्षित हुआ। वे बातें करते और हंसते रहे और देवांश ने व्यावसायिक मामलों के बारे में पूछने का अवसर लिया। वयस्क विषयों में देवांश की रुचि देखकर जितेंद्र ने लोकेश मेहरा सहित कई व्यावसायिक और राजनीतिक मामलों पर बात की। जितेंद्र ने कहा, इस बार लोकेश जी ने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। जब निदेशक यादव ने पद छोड़ा था तो ये निश्चित नहीं था कि उन्हें पद मिलेगा, लेकिन अब काम से जुड़ी इस चोट के साथ निदेशक का पद लगभग उनका है। देवांश ने उत्तर दिया, वो इसके हकदार है। सच है, लोकेश जी योग्य और जमीनी है, कुछ अधिकारियों के विपरीत जो रिश्वत लेने के अलावा कुछ नहीं करते। सच कहूं तो हम व्यवसाय में अधिकारियों के थोड़ा ज्यादा लेने से कोई आपत्ति नहीं करते, बस काम करते हैं, पैसे लेकर समस्याएं पैदा न करें, जितेंद्र ने समझाया। देवांश मुस्कुराया, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। ये बातें उसके अनुभव से परे थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ये देखकर जितेंद्र ने बात बदल दी। जितेंद्र के साथ से सफर जल्दी ही बीत गया। जल्द ही वे चंदन जोशी के घर पहुंच गए। देवांश, आज के लिए फिर से शुक्रिया, मैं जल्द ही तुम्हें खाना खिलाऊंगा, जितेंद्र ने हाथ मिलाते हुए कहा। हाँ, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है बूढ़े जितेंद्र, देर हो रही है, मैं ऊपर जाता हूं, वरना चंदन अंकल परेशान हो जाएंगे, देवांश ने जवाब दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगर मालगुडी जिले में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मेरे कुछ कनेक्शन है, जितेंद्र ने कहा। देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अंदर चला गया। शुक्रवार की रात देवांश राज्य की राजधानी जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ। जैसे ही वो टिकट काउंटर से गुजरा, उसने लता अय्यर को देखा। लता ने आज कैजुअल कपड़े पहने थे, ब्लीच की हुई स्किनी जीन्स, एक आरामदायक ऊनी स्वेटर और एक डेनिम जैकेट। उसमें जवानी का आकर्षण झलक रहा था, किसी कॉर्पोरेट अधिकारी जैसा बिल्कुल नहीं। देवांश को देखते ही वो एक चमकदार मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और सहज ही उसके साथ हाथ मिला लिया। उसकी भावपूर्ण निगाहों ने उसे चंचलता से देखा और कहा, 3 महीने हो गए हैं और तुम और भी लंबे हो गए हो। 3 महीने हो गए हैं और बहन लता ज्यादा जवान और सुंदर लग रही है, देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। है, तुम्हारी तारीफें भी मीठी हो गई है, लता ने उसे एक चंचल नजर से देखते हुए चिढ़ाया। मैं सच ही कह रही हूं, देवांश हंसा। सच में? तो मैं और भी जवान हो गई हूं, लता ने मुस्कुराते हुए अपना गाल छूते हुए कहा। ड्राइवर अब भी मीनल ही थी। लता को देवांश के साथ बाहों में बाहें डाले चलते देखकर वो सोच में पड़ गई कि उसका बॉस इस नौजवान के साथ इतना गर्मजोशी से क्यों पेश आता है। वो न सिर्फ सुबह सुबह उसे लेने खुद आई थी, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह उसके साथ चल रही थी। जाहिर है, मीनल ने कभी सोचा भी नहीं था कि लता सचमुच देवांश से इतनी प्यार करती होगी। यदु विहार पहुंचकर लता अय्यर ने मीनल को विदा किया। सारी रात ट्रेन में बैठने के बाद तुम थक गई होगी। मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दलिया,
कुरकुरी जलेबियां और उबली हुई इडली बना दी है। पहले फ्रेश हो जाओ, मुंह धो लो और दांत ब्रश कर लो, मैं दलिया तैयार करती हूं। लता ने दरवाजा खोलते हुए और देवांश कुलकर्णी को एक जोड़ी चप्पल देते हुए कहा। हालांकि देवांश को लता को देखे हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन अब वो उसके साथ और भी सहज महसूस कर रहा था। उसने बिना किसी औपचारिकता के सिर हिलाया और फ्रेश होने चला गया। जब वो लौटा तो उसने देखा कि लता रसोई से गर्मा गर्म दलिया का कटोरा ले जा रही है। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी और अब एक आरामदायक ऊनी स्वेटर पहन रखा था, जो उसके आकर्षक शरीर को थोड़ा उभार रहा था, जिसने एक पल के लिए देवांश को चौंका दिया। नाश्ते के बाद वे कुछ देर बातें करते रहे और फिर मानो मौन सहमति से वे दोनों उसके बेडरूम में चले गए। इस बार लता ने नहाने का जिक्र नहीं किया। जाहिर है कि वो उस सुबह ही नहा चुकी थी। उसके शरीर से एक हल्की ताजा खुशबू आ रही थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब देवांश ने उसे इतने करीब से देखा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उसके बारे में जो सपने उसे आए थे, उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दिया था। उसे अजीब सा महसूस हुआ और उसने सहज ही खुद को ढक लिया। काश वो जमीन में समा जाता। शुक्र है लता समझदार थी। उसने मुस्कुराकर उसे धीरे से आश्वस्त किया और कहा कि वो समझ गई है। उसकी दयालुता ने देवांश को और भी ज्यादा अयोग्य महसूस कराया। उस विनम्रता के भाव के साथ उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। अब उसकी उपस्थिति से विचलित नहीं होता। लता की नाड़ियों को साफ करने में मदद करने के बाद देवांश को पसीना आ गया, लेकिन उसकी हालिया साधना और ताइन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के सहयोग से उसका सच्चा प्राण प्रचुर मात्रा में था। हालांकि उसे बहुत पसीना आया, लेकिन यह प्रयास पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा आसान था। लता ने ही उसके लिए स्नान की तैयारी की, उसे एक तौलिया और नए कपड़े दिए। आराम से नहाने के बाद देवांश को एहसास हुआ कि 10:30 बज चुके हैं। उसने लता को बताया कि उसने प्रोफेसर तरुण अयंगर से मिलने का इंतजाम कर लिया है। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं। प्रोफेसर तरुण को धन्यवाद देने के लिए खाने पर आमंत्रित करने का मौका नहीं मिला। चूंकि तुम आज यहां हो, तो चलो पहले उन्हें चाय पर बुलाते हैं, फिर दोपहर के भोजन पर, लता ने सुझाव दिया। देवांश और तरुण की बातचीत पूरी तरह से चिकित्सीय होगी, इसलिए लता को बाहर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, जरूर, तुम जगह चुन लो और प्रोफेसर तरुण को बुला लो। आज धूप बहुत अच्छी है, क्यों ना हम शंकरी हिल्स जाकर कोई शांत चायघर ढूंढें। हम चाय का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय ग्रामीण व्यंजन भी चख सकते हैं। लता ने प्रस्ताव रखा। यह तो बिल्कुल सही लगता है। मुझे हरियाली और पहाड़ियों वाली जगह बहुत पसंद है। देवांश ने उत्साह से जवाब दिया। हर्बल चाय और देहाती भोजन परोसने वाले चायघरों की लोकप्रियता अभी अभी बढ़ने लगी थी, इसलिए पहले से बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। लता ने प्रोफेसर तरुण को फोन किया और शंकरी हिल्स के एक टी हाउस में मिलने का इंतजाम किया। मीनल से उन्हें ले जाने के बजाय उसने देवांश को खुद गाड़ी से ले जाने का फैसला किया। जब वे पहुंचे, प्रोफेसर तरुण पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उसने देवांश से हाथ मिलाकर अभिवादन किया, फिर लता की ओर मुड़ा। हाथ मिलाते हुए उसकी निगाहें आश्चर्य से टिक गई। क्या बात है प्रोफेसर तरुण, मुझे मत कहिए कि आप मुझे कुछ ही महीनों में भूल गए हैं, लता ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे सच कहूं तो आप काफी बदल गए हैं। आप ज्यादा निखरे हुए लग रहे हैं और आपका रंग निखर रहा है, जैसे आप फिर से 20 साल के हो गए हों। अगर मैं आपको सड़क पर देखता तो शायद आपको पहचान भी नहीं पाता, तरुण ने कहा। सच में? इस तारीफ से मैं अचानक 7 साल छोटा महसूस कर रहा हूं। लता हंसी, अपने चिकने गालों को छूते हुए और देवांश की ओर एक कोमल नजर डाली। मैं खुद कोई जवान नहीं हूं, झूठ क्यों बोलूं? डॉक्टर कुलकर्णी का हुनर वाकई लाजवाब है। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं, तरुण ने भावुक होकर कहा। हालांकि ये शब्द सहज थे,
लता के गाल थोड़े लाल हो गए। चूंकि समय था, तीनों ने चाय मंगवाई। प्रोफेसर तरुण, देवांश ने बताया था कि आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा करनी है। आप आइए, मैं बस आपका साथ देने आई हूं। लता ने अपनी कुर्सी देवांश के पास खींचते हुए कहा, डॉक्टर कुलकर्णी से व्यक्तिगत रूप से मिलना दुर्लभ है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तरुण ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लता मुस्कुराई। तरुण ने भी पीछे नहीं हटते हुए उत्सुकता से देवांश से सवाल पूछे। देवांश ने तरुण की विनम्रता और सीखने के प्रति समर्पण की सराहना की। साधना से जुड़े विषयों के अलावा उन्होंने हर बात का खुलकर जवाब दिया। देवांश को, जो अभी भी इतना छोटा था, फिर भी एक अनुभवी विद्वान की तरह बोल रहा था, देखकर लता की आंखें कभी कभी प्रशंसा से चमक उठती थी। चूंकि सोमवार को उसकी कक्षा थी, इसलिए देवांश रविवार रात को मालगुडी जिले के लिए ट्रेन से वापस चला गया। साल का अंत आते आते मालगुडी नंबर एक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं अंतिम परीक्षा की तैयारियों में जुट गए थे। देवांश भी। हालांकि उसकी साधना ने उसे ऊर्जा, स्पष्टता और स्मरण शक्ति दी, लेकिन वो कोई प्रतिभाशाली नहीं था। बाकी सभी की तरह उसे भी अच्छे अंक पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। परीक्षा के दबाव के कारण जितेंद्र कुमार और लोकेश मेहरा दोनों को हाल ही में छुट्टी मिली थी। देवांश को धन्यवाद भोज पर आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उसके पास समय नहीं था। ये समझते हुए कि वो अभी भी एक छात्र है, उन्होंने जिद नहीं की। उन्होंने नए साल के बाद नया सत्र शुरू होने और दबाव कम होने पर उसे आमंत्रित करने की योजना बनाई। जब देवांश अपनी अंतिम परीक्षा देने वाला था, तो बाल तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने में उसकी बहादुरी के लिए विंध्य राज्य पुलिस विभाग ने लोकेश मेहरा को नायक के रूप में सम्मानित किया। जब राज्य के अधिकारियों ने भी दूसरों को उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक परिपत्र जारी किया, तो ऊर्जा नगर और मालगुडी जिले ने भी ऐसा ही किया। नए साल से पहले लोकेश ने न केवल मालगुडी जिला पुलिस अधीक्षक बनने का अपना सपना पूरा किया, बल्कि जिले की स्थायी समिति में भी शामिल हो गए। अधीक्षक का पद संभाग स्तरीय पद के बराबर था, जबकि स्थायी समिति की सदस्यता उप विभागीय स्तर की थी। मतलब लोकेश की 2 रैंक ऊपर पहुंच गई थी। इस वजह से लोकेश और उसका परिवार देवांश के प्रति और भी ज्यादा ऋणी महसूस करते थे। उनके बिना न केवल उनकी पदोन्नति नहीं होती, बल्कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि लोकेश बच भी पाएगा या नहीं।